इंडिया रंग बिरंगी संस्कृतियों, पुरानी परंपराओं और बेमिसाल खूबसूरती का देश। लेकिन अपने इतिहास के ज्यादातर समय में इंडिया आक्रमणों का शिकार भी रहा है। पर्शियन से लेकर मुगलों तक अनगिनत सेनाओं ने इसकी सीमाओं को पार किया है, इसकी दौलत और जीत के वादे से आकर्षित होकर। यह वीडियो इसी ऐतिहासिक पैटर्न के पीछे के कारणों को एक्सप्लोर करता है। हम उन भौगोलिक कारकों, राजनीतिक परिदृश्यों और आर्थिक आकर्षणों पर गौर करेंगे जिन्होंने इंडिया को महत्वाकांक्षी एम्पायरों और विजेताओं के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बना दिया। आक्रमण की हर लहर नए विचारों, तकनीकों और परंपराओं को लेकर आई, जिन्हें भारतीय समाज ने अपनाया और फिर से आकार दिया। नतीजा संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का एक समृद्ध ताना बाना है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी इंडिया की अनुकूलन और विकास करने की क्षमता का प्रमाण है। हमारे साथ जुड़ें और इस मनोरम इतिहास को सुलझाएं और अपनी सीमाओं से परे दुनिया के साथ इंडिया के सामने आने के स्थायी प्रभाव का पता लगाएं। इंडिया की भौगोलिक विशेषताओं ने इसके भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि उत्तर में विशाल हिमालय और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर ने प्राकृतिक बाधाओं के रूप में काम किया, लेकिन कुछ भौगोलिक विशेषताओं ने सबकॉन्टिनेंट को आक्रमण के लिए असुरक्षित छोड़ दिया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण उत्तर पश्चिम के पहाड़ी दर्रे थे, खासकर खैबर दर्रा। हिंदू कुश पहाड़ों के बीच से बने ये दर्रे भारतीय सबकॉन्टिनेंट को मध्य एशिया और उससे आगे से जोड़ने वाले द्वार के रूप में कार्य करते थे। इंडिया की दौलत को जीतने की चाहत रखने वाली सेनाओं ने इन दर्रों को सबकॉन्टिनेंट के केंद्र में जाने के लिए सबसे सुलभ मार्ग पाया। पर्शिया के डेरियस द ग्रेट से लेकर मैसेडोन के सिकंदर महान तक खैबर दर्रा उन सेनाओं की आवाज से गूंज उठा जो भारतीय इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहती थी। इसलिए इंडिया के भूगोल ने दोधारी तलवार का काम किया। इस भौगोलिक वास्तविकता का इंडिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, व्यापक दुनिया के साथ इसकी बातचीत को आकार देगा और इसके भाग्य के पाठ्यक्रम को प्रभावित करेगा। इंडिया का राजनीतिक परिदृश्य, जो अक्सर विखंडन और फूट से भरा रहा है, उसके विदेशी आक्रमणों के प्रति संवेदनशीलता का एक और महत्वपूर्ण कारण था। रोम या चीन जैसे एम्पायरों के विपरीत, जिन्होंने अपने इतिहास के कालखंडों में विशाल क्षेत्रों पर केंद्रीकृत शासन का आनंद लिया, प्राचीन इंडिया अक्सर कई छोटे राज्यों और गणराज्यों में विभाजित था। राजनीतिक एकता की इस कमी ने इंडिया को उन महत्वाकांक्षी शासकों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बना दिया जो इन विभाजनों का फायदा उठाना चाहते थे। एक राज्य के साथ दूसरे राज्य के खिलाफ गठबंधन करके वे प्रभावी रूप से भारतीय शासकों को अपनी विजय के खेल में मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। पहले चर्चा की गई भौगोलिक कमजोरियों के साथ इस राजनीतिक विखंडन ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां इंडिया अपने विशाल आकार और संसाधनों के बावजूद अक्सर दृढ़ आक्रमणकारियों का विरोध करने के लिए तैयार नहीं था। सदियों से व्यापार और नवाचार से जमा हुई इंडिया की पौराणिक दौलत ने दूर दूर के विजेताओं के लिए एक अट्रैक्टिव चुंबक का काम किया। सब कॉन्टिनेंट अपनी उपजाऊ भूमि, प्रचुर संसाधनों, कुशल कारीगरों और आकर्षक व्यापार मार्गों के लिए प्रसिद्ध था। इन सभी ने साम्राज्य निर्माताओं की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दिया, जो इस धन को अपने लिए नियंत्रित करना चाहते थे। पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले प्रमुख व्यापार मार्गों के चौराहे पर इंडिया के रणनीतिक स्थान ने इसके आर्थिक महत्व को और बढ़ा दिया। इन मार्गों पर नियंत्रण, जिससे रेशम, मसाले, कीमती धातुएं और अन्य मूल्यवान वस्तुएं आती जाती थीं, ने अपार धन और शक्ति का वादा किया। जहां कुछ आक्रमणकारी केवल लूटपाट करना चाहते थे, वहीं अन्य ने इंडिया के संसाधनों और व्यापार नेटवर्क पर स्थिर नियंत्रण स्थापित करने के दीर्घकालिक लाभों को पहचाना। इससे ऐसे एम्पायरों की स्थापना हुई जो विजय से पैदा हुए। उन्होंने इंडिया को अपनी आर्थिक प्रणालियों में एकीकृत करने की कोशिश की, अक्सर विजेता और विजित दोनों के लिए स्थायी परिणामों के साथ। भाग 5। फारसी आक्रमण, साइरस, डेरियस और पश्चिम से पहली वेव। पश्चिम से आक्रमणों की पहली बड़ी लहर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में साइरस द ग्रेट के नेतृत्व में फारसी साम्राज्य के उदय के साथ आई। महत्वाकांक्षा और अपने पहले से ही विशाल साम्राज्य के विस्तार की इच्छा से प्रेरित होकर साइरस ने अपना ध्यान पूर्व की ओर सिंधु घाटी की समृद्ध भूमि की ओर लगाया।
उसके उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम ने पूर्व की ओर धक्का जारी रखा, गांधार और सिंध के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और उन्हें फारसी शासन के अधीन लाया। इन विजयों ने फारसियों को मूल्यवान व्यापार मार्गों पर नियंत्रण और सिंधु घाटी के धन तक पहुंच प्रदान की। फारसी प्रशासनिक प्रथाओं, सांस्कृतिक प्रभावों और धार्मिक मान्यताओं ने भारतीय समाज में प्रवेश करना शुरू कर दिया, जिससे एक स्थायी विरासत छूट गई। फारसी आक्रमणों ने इंडिया और पश्चिम एशिया की सभ्यताओं के बीच एक लंबे और जटिल रिश्ते की शुरुआत की। इन शुरुआती मुठभेड़ों से सीखे गए सबक ने भारतीय राज्यों के भविष्य के आक्रमणों पर प्रतिक्रिया करने के तरीके को आकार दिया। भाग 6, सिकंदर का मार्च। एक मैसेडोनियन राजा का सब कॉन्टिनेंट में प्रवेश। 326 ईसा पूर्व में मैसेडोन के राजा और फारसी साम्राज्य के विजेता सिकंदर महान ने अपनी सेना का नेतृत्व हिंदू कुश पहाड़ों के पार किया और भारतीय सब कॉन्टिनेंट में प्रवेश किया। इंडिया में सिकंदर का अभियान हालांकि संक्षिप्त और अंततः अनिर्णायक था, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध प्रसंगों में से एक है। महिमा की प्यास और झांत दुनिया के सबसे पूर्वी छोर तक पहुंचने की इच्छा से प्रेरित सिकंदर की सेना वर्षों के अभियान से युद्ध कठोर खैबर दर्रे से होकर पंजाब के मैदानों में चली गई। उसे कुछ भारतीय शासकों, विशेष रूप से राजा पोरस से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसे उसने झेलम नदी के पास एक कठिन लड़ाई में हराया, जो आधुनिक झेलम है। हालांकि इंडिया में उनका समय कम था, सिकंदर के अभियान का इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके जाने से पैदा हुए राजनीतिक शून्य ने उत्तरी इंडिया में नई शक्तियों जैसे कि मौर्य साम्राज्य के उदय का मार्ग भी प्रशस्त किया। मुगल काल संस्कृतियों का मेल और साम्राज्य की विरासत। 16वीं शताब्दी में इंडिया में एक नई शक्ति का उदय हुआ, मुगल एम्पायर। तैमूर के वंशज बाबर द्वारा स्थापित, जिसे तामेरलेन के नाम से भी जाना जाता है, मुगलों ने भारतीय इतिहास में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली एम्पायरों में से एक बनाया। 3 शताब्दियों से अधिक समय तक अधिकांश भारतीय सबकॉन्टिनेंट पर शासन करते हुए मुगलों ने इंडिया की कला, वास्तुकला, संस्कृति और पाक कला पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। मुगल शासकों, विशेष रूप से अकबर महान ने धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों को अपनाया और इंडिया के विविध समुदायों को एक ही राजनीति में एकीकृत करने की मांग की। ताजमहल, जिसे शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, मुगल युग की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। हालांकि मुगल साम्राज्य अपने पूर्ववर्तियों की तरह अपनी चुनौतियों के बायना नहीं था। 18वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, जिससे इंडिया में नई शक्तियों का उदय हुआ, जिनमें मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शामिल थी। भाग 9, निष्कर्ष। विजय के सामने लचीलापन और अनुकूलन। इंडिया के आक्रमणों का इतिहास विजय, संघर्ष और सांस्कृतिक आदान प्रदान से चिह्नित एक जटिल और बहुआयामी कहानी है। फारसियों से लेकर मुगलों तक कई एम्पायरों ने भारतीय सबकॉन्टिनेंट को जीतने की कोशिश की। इन आक्रमणों ने इंडिया के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। केवल विजय के नजरिए से भारतीय इतिहास को देखना उसके लोगों के लचीलेपन को नजरअंदाज करना होगा।
सदियों के विदेशी शासन के दौरान भारतीय सभ्यता ने नए विचारों को आत्मसात करने की क्षमता दिखाई। इंडिया के आक्रमणों की विरासत आज भी देश की विविध आबादी और इसकी जीवंत परंपराओं में दिखाई देती है।